नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ी, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी सेकंड हाफ में मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी और आखिरी घंटे में ठीक शुक्रवार की तरह भारतीय बाजार आज भी एक अच्छी रिकवरी लेकर बंद हुए। करीब करीब 138 अंक लोअर लेवल से मार्केट में सुधार रहा, स्पेशली निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स भी करीब करीब 490 अंकों के आसपास की रिकवरी दिखा रहा था और मिड कैप इंडेक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद हुए। सेलेक्टिव पॉकेट, सेलेक्टिव स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी थी। मिसाल के तौर पर सीमेंट स्पेस देखिए, आज एक शानदार तेजी में कामकाज कर रहा था। एमके की रिपोर्ट और बाकी जो ट्रिगर्स के साथ बने उसके आधार पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। सेलेक्टिव एविएशन स्पेस में, रादर स्पाइस जेट में जोरदार तेजी थी। पीएसयू स्टॉक्स के अंदर अच्छी खरीदारी का जो ट्रेंड है वो बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी थी, बैंकिंग में थोड़ा प्रेशर था, ऑटो में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन हाँ मेटल और एफएमसीजी कुछ ऐसे स्टॉक थे जहां पर लोअर लेवल से एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी और मेजर बाइंग जो थी वो रियल स्टेट, सीमेंट या फिर सेलेक्टिव पीएसयूज, ये कुछ ऐसे स्पेस थे जहां पर जोरदार खरीदारी ज़्यादा आते हुए दिखाई पड़ी। मार्केट के लिए क्योंकि 31 मार्च तक ये माना जा रहा है कि शायद थोड़ा सा एक उतार चढ़ाव भरा सेशन रहे या लैकलस्टर मूवमेंट रहे, क्योंकि जो फंड सेलिंग है वो कंटिन्यू कर सकती है, शायद प्रिवेल करे 31 मार्च से पहले तक। और दूसरा, आगे चल के बाजार और ढीला हो सकता है क्योंकि और ज़्यादा एक्सटेंडेड वीकेंड्स आएंगे तो उसका इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन ईज आउट होगी, नंबर्स आएंगे और नंबर्स को मार्केट बतौर ट्रिगर के तौर पर लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक लंबे अंतराल के बाद आज हम आपसे सवाल जवाब के लिए भी मुखातिब होंगे। आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं और हम आप सवालों पर भी बातचीत करेंगे। और पहला सवाल जो है वो भावेश दोषी साहब का है। ओएनजीसी पर 9000 शेयर हैं, 113-114 रुपये के दाम पर खरीदारी है। भावेश जी, कंपनी में तो ऐसा कोई बुराई नहीं है। बढ़ते क्रूड का एक बड़ा बेनिफिशियरी भी ये कंपनी रहेगी। रियलाइजेशन फंड पर अच्छे नंबर भी आएंगे। हाल में ही ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी थी और उन्होंने 130 रुपये के टारगेट्स भी दिए थे। शायद सीएलएसई की रिपोर्ट थी और 130 रुपये के टारगेट्स वहाँ पे आते हुए दिखाई पड़े थे। तो नंबर वाइज ये कंपनी बुरी नहीं है, असेट वाइज भी कंपनी बुरी नहीं है। पीएसयू है तो थोड़ा जाहिर सी बात है ऊपरी की तरफ की तेज़ी जो होती है हमेशा कैप होती है क्योंकि ओएफएस आ जाता है आमतौर पे। लेकिन अदरवाइज अगर आप फंडामेंटल व्यू लेकर चलेंगे तो ब्रोकरेज हाउसेस तो इस पर 120-130 का ही टारगेट दे रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी है आपके पास, समय दे सकते हैं तो आप ज़रूर बने रहिए स्टॉक के अंदर। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। हम एक क्रूशियल जो मूव मार्केट के अंदर देखने को मिला है उसमें जो सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां पर अब तक मूव नहीं रहा, उसमें एक नाम आ रहा है राजा, क्योंकि मैं कल ही एक आंकड़ा देख रहा था 23 मार्च से लेकर अब तक का, तो पिछले साल 23 मार्च से लेकर अब तक का, तो उसमें ज़्यादातर जो आउट परफॉर्मेंस आई है वो मिड कैप स्पेस की तरफ से आई है। फार्मास्यूटिकल, आईटी, मेटल तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाला स्टॉक इंडेक्स था। करीब 123% के आसपास के रिटर्न में पिछले मार्च से लेकर अब तक आ चुका है। आईटी 115% के आसपास रिटर्न दे चुका है। तो मेजरली गेनर इसी साइड के थे, लेकिन नहीं चल रहे थे टेलीकॉम, मिसाल के तौर पे भारतीय एयरटेल नहीं चला, आईटीसी बहुत ज़्यादा नहीं चला, या सिलेक्टिव स्टॉक्स कुछ और भी हैं जहाँ पर नहीं चलते हुए या नहीं परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी। अच्छा, एक शेयर पे सवाल है IRFC पे, 1000 शेयर 25 रुपये 50 पैसे के दाम पे। प्रकाश साहब, एक तो बहुत पुरानी अभी इसकी लिस्टिंग है नहीं, कुछ ही समय हुआ है, तो अभी तो इसका मेटल थोड़ा प्रूफ करना बाकी है। 2 लेवल को आप ध्यान रखिएगा, टेक्निकली जो बाजार में बातचीत होती है जानकार मानते हैं। ऊपर 26 रुपये 60 पैसे, क्योंकि ये वो लेवल है, 26 रुपये इसका इशू प्राइस है, उसको ब्रीच करने के बाद ये मैक्सिमम एक बारी 60 पैसे 26 रुपये 60 पैसे तक गया था। अगर वो लेवल ब्रीच करता और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी और तेज़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। बहुत लंबे अंतराल से उसके नीचे है और नीचे की तरफ आप 23 रुपये के आसपास के लेवल ध्यान रखिएगा। तो ये 2 चीज़ें, 2 जोन जिनको किसी भी तरफ तोड़ता है तो शायद इसमें इम्पैक्ट आए, लेकिन अदरवाइज स्टॉक में अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पूरा रेलवे चल चुका, ये नहीं चला, तो इशू प्राइस के ऊपर जाने के बाद शायद इसमें स्टीम आते हुए दिखाई पड़े, तो आप उस लेवल को ज़रूर क्रूशियली वॉच करिएगा। अच्छा, शुभजीत बैनर्जी साहब का सवाल है तेजस पर। देखिए बैनर्जी साहब थोड़ा नहीं आ पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हाँ जो सवाल है उस पर मैं राय ज़रूर दिलवा देता हूँ। कंपनी में वैसे सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली ऑर्डर्स भी मिले हैं तेजस को और अच्छे ऑर्डर नेटवर्किंग है कंपनी के पास। बज़ में ज़्यादा रहता है डिफेंस की वजह से, इनके टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की वजह से, या ऑर्डर इनफ्लोज, ऑर्डर पाइपलाइन की वजह से। मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी ये बात साफ की कि ऑर्डर पाइपलाइन, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट हमेशा की तरह जो PSUs में एक केविएट होता है कि कोई भी तेज़ी में OFS ऊपर के भाव पर ना आए। अगर OFS आता है ऊपर के भाव पर तो जाहिर सा डिस्काउंट के भाव पर आएगा, तो वो एक केविएट को अगर आप हटा दें तो वैसे कंपनी ठीक है।
समय के हिसाब से आप अपनी कॉल को यहाँ पर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं कुछ और सवालों पर भी। ICICI बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग। अक्षय मित्तल साहब का सवाल है। मित्तल साहब, ICICI बैंक ऑब्वियसली बात है बैंकिंग की दिग्गज, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक, देश का रादर दूसरा सबसे बड़ा बैंक, अगर SBI को आप हटा दें तो निजी का सबसे बड़ा बैंक, तो क्वालिटी में तो ऑब्वियसली बात है, कोई डाउट नहीं है। एक रीसेंट रिपोर्ट ICICI बैंक के ऊपर आई थी और वो रिपोर्ट थी 750 के टारगेट्स के आसपास की, या 700 रुपये के टारगेट्स उन्होंने दिया था। तो फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर आप नज़र रखिएगा, शायद लास्ट क्वार्टर के नंबर बेटर थे, इस क्वार्टर के नंबर और बेटर हो। अगर नंबर थोड़े और रिवाइव होते हैं तो बाजार उसको शायद वैल्यू देगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बिलीव रखते हैं तो इंडिया की टॉप कंपनीज के साथ तो रहेंगे ही, तो वैसे कोई फंडामेंटल में दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया बुल्स हाउसिंग के लिए इनके कुछ मल्टीपल ट्रिगर्स न्यूज़ फ्लो के तौर पे बाज़ार में चल रहे थे। कुछ इनकी रिसेंटली डील्स को लेकर भी खबरें आ रही थी। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग में थोड़ा स्पेक्यूलेटिव नेचर है, वो थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखाता है। लेकिन हाँ, आप ICICI बैंक अगर फंडामेंटल के लिहाज से चुनना चाह रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतरीन विकल्प है। हाउसिंग फाइनेंस में आप रहना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है PNB हाउसिंग या HDFC, ऑब्वियसली बात है वो लीडर है, तो आप इनके साथ ज़्यादा प्रेफरेंस रख के चल सकते हैं। TCS एंड HDFC बैंक लॉन्ग टर्म के लिए, धीरज जेठवानी साहब का सवाल है। जेठवानी साहब, ऑब्वियसली बात है कि आप TCS में तो रहेंगे ही, क्योंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी IT कंपनी है। और HDFC बैंक में भी, क्योंकि देश का सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से। वैसे SBI है, फिर ICICI है, फिर HDFC है, लेकिन आप मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे सबसे पहले HDFC बैंक आता है। तो आप दोनों वो कंपनियों को चुन रहे हैं जो कि देश की दूसरी और देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इनमें कोई डाउट नहीं है, आप कभी भी किसी भी लेवल पे लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। हर फॉल में एक्यूमुलेट, खरीदारी या SIP मोड पे। इनफैक्ट कई साल पहले मेहराबू निरानी साहब ने राय दी थी मुझे कि आप HDFC बैंक को हर फॉल में या हर महीने के तौर पे SIP की फॉर्म में ऐड करें। आप SIP हर महीने 2 शेयर, 1 शेयर, 3 शेयर करके उसकी ऐड करते रहिए और सालों में एक बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड करके देगा। तो इस तरह के स्टॉक को आप SIP मोड में रखिए और ऐड करिए हर फॉल में, हर महीने के तौर पे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डिक्सन बाय और नॉट। राज साहब, थोड़ी बड़ी तेज़ी आई, वो जो एडजस्टमेंट उससे पहले और स्प्लिट के बाद अब थोड़ा सा नीचे आया, तो थोड़ा फिजल आउट होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा स्टीम बना हुआ है इसके अंदर। वो स्टीम एक बार निकल जाए, थोड़ा ईज आउट हो, फिर आप ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी जिस बिज़नेस में, वो बिज़नेस अच्छा है। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव थी इसको लेकर। मेजरली सबके टारगेट वैसे अचीव हो चुके हैं कि ऑलरेडी बड़ी तेज़ी एक तरफा देखने को मिली है। तो तेज़ी निकल गई, फिजल आउट हो जाए, उसके बाद आप दोबारा एंटर करें, लेकिन अभी नहीं। अभी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है और बहुत जल्दी तेज़ी दिखाई है। थोड़ा नीचे आए तो आप एक अच्छे विकल्प के तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, टाटा मोटर्स होल्ड या सेल। देव साहब, टाटा मोटर्स पे आज ही एक रिपोर्ट थी, शायद मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी। उन्होंने ये राय दी है कि आप अभी फ़िलहाल इसमें निवेश ना करें, लेकिन उन्होंने ये बात साफ बोली है कि टाटा मोटर्स में कंपनी में दिक्कत नहीं है, नंबर अच्छे आएंगे FY23 में भी, लेकिन नीचे थोड़ा आ जाए तो एक अच्छी वैल्यू है। तो आप एक्चुअल में ये कर सकते हैं कि थोड़ा नीचे आए तो आप फर्दर ऐड कर सकते हैं, घबराएं नहीं, और नीचे मिले तो और ऐड कर सकते हैं और टाइम दें, ये चल सकता है स्टॉक। ब्रोकर हाउसेस भी यही मान रहे हैं कि लोअर लेवल पे इसमें एक्यूमुलेट करें और वेट करें, बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों के टारगेट्स यहाँ से डबल के भी हैं, मतलब 300, 400 रुपये का शेयर है तो 600-650 तक के टारगेट भी आ रहे हैं। तो आप उस हिसाब से इसमें कॉल ले सकते हैं कि लोअर लेवल पे ऐड करें और नए लेवल पर या दूर के लेवल्स पे बेच सकते हैं, लेकिन समय थोड़ा देना पड़ेगा। अदानी गैस एंड एंटरप्राइजेज। मित्तल साहब, ये स्टॉक के बारे में मतलब कहना काफ़ी मुश्किल है, अभी बहुत सारे नंबर इसके बारे में पढ़ रहा था। अदानी एंटरप्राइजेज 1,10,000 करोड़ की कंपनी है और अदानी गैस शायद 86,000 करोड़ की कंपनी है। मेजरली पूरा ग्रुप 6.5 लाख करोड़ के ऊपर निकल चुका है। अदानी ग्रीन जैसी कंपनियां 2 लाख करोड़ के ऊपर पास पहुंच गई हैं, जो कि इंडिया की 19th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी हैं। तो इस तरह के नंबर हैं इनके साथ, वे अहेड अपने फंडामेंटल से चल रहे हैं। तो अभी इसमें कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। आप मोमेंटम प्ले करना चाह रहे हैं, प्ले करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए बहुत सारी चीज़ें देखकर फिर इसमें इन्वेस्ट करिएगा। अच्छा, अदानी पोर्ट के लिए सर आप बने रह सकते हैं कि अभी भी शाह साहब घोष साहब एक रीसेंट डील हुई थी जिसमें एक बड़ा इन्वेस्टर ने कंपनी की सब्सिडरी में से पैसा निकाल कर मेन कंपनी में इन्वेस्ट किया 800 रुपये पर शेयर पे। अगर वो इस भाव पे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ऑब्वियस है कुछ तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट उन्होंने देखी होगी।
इन लेवल्स पे इन्वेस्ट करने के लिए भी, जो 2 दिन पहले ही सौदा हुआ है, और ब्रोकर भी करीब 1250 के टारगेट्स दे रहे हैं, तो आप उन टारगेट्स के लिए इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। और अदानी पोर्ट में फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं। अच्छा, CDSL के लिए बनर्जी साहब, वैसे तो CDSL में कंपनी में बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, और जैसे जैसे बाज़ार में IPO मार्केट गुलजार है, नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, CDSL ऑब्वियसली बात है ग्रो करेगा, BSE CDSL दोनों। लेकिन आप नियर टर्म में कोई कंपनी देखना चाह रहे हैं तो स्मॉल कैप में आप एक बार CG पावर पर नज़र रखिएगा। ये कंपनी अच्छी है, एज सच इसके नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, 2 क्वार्टर के नंबर्स में रिवाइवल है, और बड़ी चीज़ की रिसेंट में वैनगार्ड की तरफ से एक बड़ी ब्लॉक भी हुई थी, एक 1.1 करोड़ शेयर लेके गए थे वो, कल परसों में जो एक खबर भी आई है। तो इस कंपनी में नज़र रखिए, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, पहले होती थी थापर ग्रुप की, 2 क्वार्टर के नंबर्स में रिवाइवल है, तो अब शायद ये तेज़ी यहाँ पर और थमे नहीं और बढ़े, तो आप इस लिहाज से भी इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हेवल्स को लेकर गुप्ता साहब का एक सवाल है। गुप्ता साहब, हेवल्स में वैसे तो ऐसा कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, रादर इसके बारे में पढ़िएगा तो बहुत अच्छी आपको हिस्ट्री भी समझ में आएगी। स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर ओन करते हैं ये 3 सेगमेंट्स में, आई थिंक फैन में, उसके अलावा केबल्स एंड वायर्स में, और एक और बिजनेस में है। लेकिन इन्होंने रिसेंटली लॉयड का जो एक्विजिशन किया था, उसके बाद मतलब AC वाला पार्ट का, तो उसके बाद उनकी जो पोजीशन है वो और मजबूत है। आपकी खरीदारी का भाव नहीं पता, लेकिन फिर भी ब्रोकर्स 1200-1300 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छी कंपनी, आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे के लेवल पे इस पर और नजर रख सकते हैं। चलिए, फिलहाल मैं माफ़ी चाहूँगा उन सभी लोगों से जिनसे आज मैं बातचीत नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, अब आपके साथ हम रोज़ मौजूद होंगे और रोज़ आपके सवालों के जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। जिनसे बातचीत नहीं हो पाई उनसे बहुत बहुत माफ़ी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।